ये ना एक चैप्टर ऐसा एक चैप्टर है जिस चैप्टर में तुम्हें पूरा का पूरा जो मजा आएगा ना कि मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती कितना मजा आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कहानी जैसी है। तुम इसे कहानी जैसे याद रख सकते हो, प्रिसाइज है, बहुत शॉर्ट चैप्टर है। और अगर मैं इस पे स्पेसिफिक टाइम दे रही हूँ तो उसका रीजन है, क्योंकि ये चैप्टर इजी होने के साथ साथ ये चैप्टर ट्रिकी भी है। तो इस चैप्टर में तुम्हें उल्लू का पट्टा बनाने में एनडीए सक्सेसफुल हो भी सकता है। पर अगर आज का क्लास अटेंड करो तो तुम्हारे यहाँ से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो 2 क्वेश्चन तुम पक्के करके लेके जाओगे, यानी कि 8 मार्क्स तुम यहाँ से पक्के करके लेके जाओगे। ठीक है। तो आज का क्लास होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, तो हेलो, माई सेल्फ त्रिशिता चक्रवर्ती। और मेरा चैनल का नाम है अपना बायो सिस्टर, तुम्हें दिख ही रहा है ऑलरेडी। और मैं आज तुम्हें एक डिटेल्ड वन शॉट करवाने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। स्पेशली ये जो क्लास है ये ड्रॉपर्स बैच के लिए। मैंने बार बार बोला है कि ये ड्रॉपर बैच का है, ठीक है। पर इस वाले क्लास में मैं इंसिस्ट करूंगी, ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो तुम इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मैजिक या रॉकेट साइंस नहीं बताया जाएगा जो एक फ्रेशर को समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे ये चीज होगी कि बहुत रॉकेट साइंस वाला काम है, बोर्ड वर्क की जरूरत है, वहां पे मैं खुद चल के आऊंगी, मैं बोर्ड वर्क करूंगी और मैं सारी की सारी चीजें भी समझाऊंगी। पर अभी के लिए ये वाला एक ऐसा चैप्टर है जो फ्रेशर्स भी अटेंड कर सकते हो, और ड्रॉपर्स के लिए तो है ही, तुम तो ऑलरेडी अटेंड करने वाले हो। ठीक है। तो ज्यादा डिले ना करते हुए मैं आज की क्लास स्टार्ट करना चाहूंगी। तो टेलीग्राम से ये वाला जो नोट्स है तुम्हें डाउनलोड करना है, क्योंकि ये नोट्स मैंने कुछ सोच समझ के बनाया है और बहुत ब्यूटीफुली बनाया है। सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई और बुक उठा के बनाया है या मैंने ज्यादा डिटेलिंग की ना। ना को क्यों ज्यादा डिटेलिंग करूं। एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है मैंने बस उतना ही लिखा है, थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में, और बिल्कुल इन अ क्रिस्प मैनर कि तुम अगर इस नोट्स को एक बारी एग्जाम के पहले पढ़ के चले जाओ तो तुम्हारे मार्क्स बनते हैं। एटलीस्ट तुम्हारे मार्क्स हमेशा बनते हैं, मेरी गारंटी है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि इस चैप्टर में मैं तुम्हारे लिए टाइम इन्वेस्ट करने को राजी हूँ, इसका मतलब है ये कि ये चैप्टर ट्रिकी है, उसके साथ ये चैप्टर स्कोरिंग भी है। ठीक। तो आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द फर्स्ट पेज। हाँ, तो ये थोड़ा सा बता दूं मैं कि यहाँ से ना सिर्फ 3 ही पोजीशंस होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जो पार्ट है दिया जाता है। सोलेमली अभी तक क्वेश्चन बने नहीं है, पर बन जाएंगे, क्या पता। एनटीए को मन किया, उन्होंने बाकी पार्ट से उठा के दे दिया, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, पर बाकी पार्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। ये 3 पार्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने पास, या तो इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कहा था कि हेल्थ कोई झालमुड़ी नहीं है, हेल्थ कोई पुचका नहीं है। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट है, यानी कि तुम हर एस्पेक्ट से टोटली फिट हो, अच्छे हो, नाइस हो, इसे हेल्थ कहा जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा, ना को प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं कहा, ना ही कहा प्रेसिडेंट ने। किसने कहा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। ठीक है। उन्होंने क्या कहा? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। ऑल एस्पेक्ट का मतलब क्या है मैम, बताओ मेरे को। फिजिकल है, मेंटल है, बिहेवियरल है, सोशल है, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स दर्शाता है कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। सपोज तुम्हारी फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छी है, 0 फिगर वाले हो तुम, ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस तुम्हें फिटिंग आ रही है, फोटोज तो मस्त आ रही है, इंस्टाग्राम पे तो लाइक्स की बौछार हो चुकी है, पर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है बेटा। या तो तुम्हारे एग्जाम्स खराब गए हैं, तुम डिप्रेस्ड हो, या तो तुम अपने मम्मी पापा के साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुम डिप्रेस्ड हो, घर नहीं जा पा रहे हो, डिप्रेस्ड हो। तो कोई तो एक रीजन है कि तुम मेंटली डिप्रेस्ड हो। तो क्या तुम्हारा हेल्थ सही है? नहीं है। सपोज तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी सही है, फिजिकल भी सही है, सब बढ़िया चल रहा है,
पर तुम बहुत गुस्सैल हो, तो क्या तुम्हारा हेल्थ सही है? नहीं। ठीक। अच्छा, अगर तुम्हारा ऐसा हो गया कि तुम्हारा मेंटल, फिजिकल, बिहेवियरल सब कुछ सही चल रहा है, और तुम सोशली बहुत ही इनएक्टिव हो, कोई सामने से बात करने आए फिर भी तुम बात नहीं करते, क्या तुम अभी भी हेल्दी हो? नहीं हो। द आंसर इज नो। तो तुम्हें समझ आ रहा है कौन से एस्पेक्ट्स को सही रहना चाहिए एक प्रॉपर हेल्थ होने के लिए, है ना? ठीक है। तो इंडिया एक, हमने से इंडिया, टू बी वेरी प्राउड, इंडिया एक पहली कंट्री थी जिन्होंने पहली बार एक्शन प्रोग्राम्स करवाई थी, फैमिली प्रोग्राम्स करवाई थी, फैमिली प्रोटेक्शंस के बारे में बताने के लिए, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए, थोड़ा सा बर्थ कंट्रोल के बारे में बताने के लिए, सारे एस्पेक्ट्स पे पहला काम करने वाला कंट्री हमारी इंडिया थी। और पहले प्रोग्राम का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग हमारी पहली प्रोग्राम आई थी, जो 1951 में आई थी। देखो पीवाईक्यू लिखा हुआ है, मैं बताते चल रही हूँ, मैंने हर प्लेस पे पीवाईक्यू लिख दिया है, जो लास्ट रिसेंट इयर्स में पीवाईक्यू बन रहे हैं। उनमें से मैंने तुम्हें 3 टॉपिक्स दिखाए जहां से हर साल एक पीवाईक्यू कंपलसरी है। कुछ नहीं यार, 1 महीने पहले तुम्हारी आईयूडी से एक पीवाईक्यू आ गई थी। पीवाईक्यू बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब हाँ, तुम्हारे लिए तो पीवाईक्यू ही है, 2025 के बैच हो तुम, आ गई थी। याद आ रहा है? अगर तुमने पेपर दिया तो याद आ रहा है तुम्हें, है ना? तो कुछ कुछ पार्ट है जहाँ पे पीवाईक्यू बनते हैं और मैं उन्हें उन्हें मार्क कर दिया। ठीक है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम लोग आरसीएच बोलते हैं। तो आरसीएच ने क्या किया? आरसीएच आई इस बार, फैमिली प्रोग्राम ही मॉडिफाई होकर आरसीएच बन के आई। और आरसीएच ने मेनली अवेयरनेस फैलाया लोगों के अंदर, उन्होंने फैसिलिटी दी लोगों को, सपोर्ट किया एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी फैमिली बनाने के लिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्दी फैमिली का मतलब क्या होता है? जिस फैमिली में कोई भी इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है। अरे मैम, इसका क्या मतलब है इंटरब्रीडिंग? इंटरब्रीडिंग का अगर मैं तुम्हें सही मतलब बताऊं, तो अपने ही घर में अगर कोई मेटिंग करे या तो रिप्रोड्यूस करे, उसे इंटरब्रीडिंग बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम इंटरब्रीडिंग में प्रॉब्लम क्या है? दोनों ह्यूमंस है, दोनों ह्यूमंस आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो एक फैमिली के हो कि अलग फैमिली के हो, फर्क क्या पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो स्टॉप हो चुकी है। जब भी तुम अपने ही फैमिली टाइमलाइन के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तब तुम्हारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तुम्हें किसी और की जीन्स नहीं मिल रही है, सारे के सारे जीन्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि घर वाले भी तो वैसे ही है, तो सारे के सारे जीन्स तुम्हारे हो रहे हैं रिपीट। इसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम के बाद जेनेटिक म्यूटेशन होने के 100% चांस रहते हैं। अब जेनेटिक म्यूटेशन क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक म्यूटेशन क्या है। पर फॉर एन इंस्टेंस मैं तुम्हें बताती हूँ, जब हमारे कोडॉन्स में या हमारे बेस पेयर्स में कोई गड़बड़ी आ जाए, तब हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन होने का मतलब है कि हमें चांसेस है कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होने का, या तो हमें चांसेस है कोई ऑटोसोमल या तो रिसेसिव डिजीज होने का। याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो वेरी गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट चैप्टर ही उसके ऊपर है। ठीक है। ओ नहीं नहीं, हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाकी है ना, नहीं वो भी तो करना है। हाँ, समझ आ रहा है? आई होप आई एम क्लियर। ओके। तो दिस इज द रीजन वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, सिर्फ यही इंटरब्रीडिंग एक रीजन नहीं है, इसके साथ साथ और भी रीजन है, जैसे कि कंट्रोल्ड वे में बच्चा पैदा करो। आई होप तुम जानते हो कि पुराने दिनों में एक आदत थी सबकी, कि वो लोग ना बच्चा पैदा जो करते थे, 15-16 बच्चे पैदा कर देते थे, है ना? अब देखो, तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम एक लड़की हो, तो क्या तुम सोच सकती हो कि एक औरत 15-16 बच्चों को जन्म दे रही है? बॉयज, यू ऑल्सो थिंक, ओके, एक औरत 15-16 बच्चों को जन्म दे रही है, तो उसका जो बॉडी कैपेसिटी है वो तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। ये तो बेसिक सेंस है, बेसिक सेंस है ना, कि उसका जो बॉडी कैपेसिटी है वो तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो तो उसके लिए अच्छा नहीं है, देखे तो, है ना? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आरसीएच को बनाया गया था, ताकि कोई अनकंट्रोल्ड वे में, आई रिपीट, अनकंट्रोल्ड वे में कोई भी रिप्रोडक्शन ना कर पाए। ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद आया इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन। हम लोग वही कर रहे हैं इस मोमेंट पे, सेक्स एजुकेशन। तो भैया सेक्स एजुकेशन को क्यों बनाया गया?
अब सोचो, तुम बहुत छोटे हो, ठीक है, शायद तुम्हारी जो एज है वो 15 साल है, और इसी वक्त तुम्हें कोई भी इंसान, चाहे वो बॉय हो या एक गर्ल हो, तुम कोई भी हो इस मोमेंट पे मेरे क्लास में, अगर तुम्हें कोई बैड टच देता है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो एक बैड टच है? अगर तुम्हें कोई कुछ भी करके चला जाता है ना, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी कोई गलत करके चला जाता है तो तुम्हें इस चीज की अंदाजा तो होनी चाहिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मोस्ट ऑफ द रेप केसेस में क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। शी इज कंफ्यूज्ड, है ना? तो वो क्या ही कंप्लेन करेगी, है ना? बेसिक सेंस से बात करते हैं। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरत है? क्योंकि कोई भी तुम्हारी बॉडी पार्ट्स में क्या छेड़छाड़ कर रहा है, ये जानना तुम्हारा हक बनता है। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू बी वेरी ओपन टुडे, आई एम वेरी ओपन विद, आई एम योर सीनियर, आई एम वेरी ओपन विद यू। हम सब एक टीन एज में आते हैं, और टीन एज के बाद हम एडल्टहुड में जाते हैं। ये जो टीन एज है, इसमें हमारे अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होती है, हमारी पर्सनालिटी चेंजेस होती है, और हमारे अंदर कुछ बिहेवियर्स इंड्यूस होते हैं, हमारे अंदर कुछ अलग टाइप की मैकेनिज्म्स इंड्यूस होते हैं। कुछ बच्चे इससे डरते हैं। इस डर को भगाने के लिए उन्हें सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर जो भी हो रहा है इट्स ओके। कोई बच्चा रूबरू ही नहीं है कि उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है, और जब हो रहा है तो वो डर रहा है, वो सोच रहा है कोई बीमारी है, तो इट्स ओके। यही तो होता है सेक्स एजुकेशन। तो क्यों दिया जाता है सेक्स एजुकेशन? ताकि बच्चों को पता चल सके कि वट एवर इज हैपनिंग विद यू इज ऑल ओके, कुछ भी इधर उधर की चीज नहीं है, यही नेचुरली तुम्हारी बॉडी में होना था, हो रहा है, ठीक है? इसी के लिए सेक्स एजुकेशन दिया जाता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है सेक्स एजुकेशन देने का? ताकि किसी को भी किसी भी बात का मिसबिलीव या तो मिथ ना रह जाए, मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहना चाहिए अपने बॉडी के बारे में। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं शादी के बाद सिंदूर पहन लूं तो मेरे बच्चे हो जाएंगे। आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी 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 ऑफ माय लिटिल लिटिल ब्रदर सिस्टर्स, एंड एक टाइम पे तो हम भी ऐसे सोचते थे, है कि नहीं? तो अगर तुम मेरा क्लास देख रहे हो, ये बात बताओ, तुम सोचते थे कि नहीं सोचते थे? until you came across a chapter known as human reproduction। तो अगर तुम आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ते तो तुम्हें आज भी वही लगता, है ना? एंड तुम शादी कर जाते, मुझे नहीं करना चाहती, अगर ऐसा हो गया तो, है ना? तो इसीलिए दोनों तो अलग अलग चीजें हैं ना। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन दिया जाता है ताकि कोई भी मिसकॉन्सेप्शन ना रहे। उससे भी बड़ी बात, अडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, कि तुम्हारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। लड़कियों को मेंस्ट्रुअल होता है, ये भी तो सेक्स एजुकेशन का पार्ट है। अगर उनकी बॉडी से खून निकलेगा तो वो ऑटोमेटिकली डरेंगे कि क्या हो गया, क्या मैं मरने वाली हूँ, क्या मुझे क्या हो गया, कोई बीमारी हो गया, मम्मी को कैसे बताऊं, किसको बताऊं? बहुत हेल्पलेस फील होता है इस मोमेंट पे, तो दोस्त को भी नहीं तुम बता सकते। इतना ही तुम छोटे रहते हो, और इतना ही तुम हेल्पलेस फील करते हो। तो ये सब किसका पार्ट है भैया? सेक्स एजुकेशन का पार्ट है। ये सेक्स एजुकेशन से पता चलता है कि ये सब क्या चीजें हैं। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एड्स, 7-8 के बच्चों को तो एड्स के बारे में पता तक नहीं है। क्या पता कभी वो रूबरू हो गए किसी एड्स वाले पर्सन से, और उससे उसको एड्स पहुंच गया, तो सोच सकते हो उस बच्चे के लिए कितना रिस्की है जीना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो यही सारी सेक्स एजुकेशन के मेन पॉइंट्स है। मैंने बोला ना, तुम कहानी की तरह सुनते रहो, पॉपकॉर्न लेके बैठ सकते हो, और मैं तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर एक बारी में इतना शॉर्टली करवा दूंगी कि तुम बोलोगे मजा आ गया, मैं मजा आ गया। सो एडुकेटिंग द फर्टाइल कपल्स, मैरिजेबल एज पीपल, क्यों क्यों किया जाता है? उन्हें एडुकेट करने का रीजन क्या है? ताकि वो बर्थ कंट्रोल कर पाए, वो पोस्ट नेटल केयर कर पाए। पोस्ट नेटल का मतलब क्या होता है मैम? पोस्ट नेटल का मतलब होता है कि बच्चा सिर्फ हो जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे के हो जाने के बाद माँ की ख्याल रखनी पड़ती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है, ये भी एक काइंड का मतलब एडुकेशन होता है, ये लेना पड़ता है। तुम्हें जानना चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, है ना? तो ये सारी चीजें पोस्ट नेटल केयर में पड़ती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल
है ना। अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कुछ कट गया है शायद से, मैं कुछ लिखने वाली थी यहाँ पे, क्या कट गया होगा। अच्छा, अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये बात भी बहुत सही है, बहुत ही सही बात है ये बात बहुत ज्यादा सही है कि आजकल के दिन में भी, आई एम सो सैड टू से, some families are there who are not accepting the daughters properly, happily. सो ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को इक्वल मौका मिलना चाहिए। आज लड़कियों को मौका नहीं मिलता तो हम इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो लड़कियों को मौका और भी ज्यादा मिलना चाहिए ताकि वो अच्छा अच्छा काम कर पाए, है ना। उसके बाद थोड़ा सा अवेयरनेस दिया जाता है उन लोगों को अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के बारे में। अच्छा, अब ये चीज बताओ तुम, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन होने के दो बहुत ही गंदे रीजंस है, क्या क्या है। एक तो है सेक्स अब्यूज, और दूसरा है सेक्स रिलेटेड क्राइम। ये दोनों ही बहुत अवेयरनेस फैलाना चाहिए इनके बारे में, ताकि तुम क्या कर सको, ताकि तुम एक अवेयरनेस पॉपुलेशन का, एक मतलब अवेयरनेस फैला सको अनकंट्रोल पॉपुलेशन के बारे में। ये अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, आज हो या कल हो, ये अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताने चली हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, जिसका नाम है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस पे आज के डेट पे स्टैट्यूटरी बैन लगाई गई है, पर क्यों लगाई गई है? क्योंकि एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा टेक्निक था जहाँ पे हम लोग बच्चे के अंदर, मतलब बच्चे के आसपास एक फ्लूइड रहता है जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा एमनियोटिक फ्लूइड, ये दिख रहा है, यही है एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी फ्लूइड के चलते इसी फ्लूइड को निकाला जाता था, इस फ्लूइड की ना टेस्टिंग होती थी। अब तुम बोलोगे मैम क्यों टेस्टिंग होती थी? क्योंकि इस फ्लूइड से पता चलता था कि किसी के पास कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। वैसे ही इस फ्लूइड में जैसे पता चलता था कि जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, वैसे ही ये एक एक्स्ट्रा चीज भी पता चलती थी कि इसका सेक्स क्या है, बेबी का सेक्स क्या है। पुराने दिनों में ये चीज माना जाता था कि लड़कियां तो विदा ही जावे, लड़कियां तो विदा जाने के लिए ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए लड़कों को लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते थे कि हाँ हमारे घर का बेटा रहेगा, दहेज लेगा, है ना, घर पे शादी करके लाएगा, वो सारे के सारे काम करेगा, राजा बेटा बनेगा, बेटा मेरा राजा बनेगा। ऐसी मेंटालिटी के चलते बहुत लोग अपनी बच्ची को मार देते थे। जब भी उन्हें पता चलता था कि एक बेटी होने वाली है, वो अपने बहू को, अपने वाइफ को जहर देके या उसे अबॉर्शन पिल्स कंज्यूम करवा के मार देते थे उस बच्चे को। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला कि ऐसे कारनामे हो रहे हैं, तब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, वी वोंट बॉदर दिस, एंड उन्होंने पूरे की पूरी स्टैट्यूटरी बैन लगा दी उसके ऊपर, ताकि ये मेथड से किसी को भी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पता ना चल सके। एंड इन आवर इंडिया, sex determination process has been stopped. None of the doctor, if they know what is the sex, then also they will never say you the sex of the baby, because it is prohibited by the Indian government. क्योंकि फीटिसाइड्स हो रही थी, फीमेल फीटिसाइड्स के लिए इस चीज को रोका गया है, ठीक है। समझ आया? इसी एमनियोसिंथेसिस होता है, और स्टैट्यूटरी बैन क्यों लग चुका है वो तुम्हें समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बोर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो ये क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाता है, पूरा उठा के दे देता है कि स्टैट्यूटरी बैन क्यों लगाई गई थी एमनियोसिंथेसिस के ऊपर। कोई नहीं पूछेगा एमनियोसिंथेसिस होता क्या है, सब दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो उसके ऊपर बैन क्यों लगाई गई थी, और एक वो किस चीज के लिए यूज होता था, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सहेली बोल के हमारे पास एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती थी, ठीक है, जो कि फीमेल्स यूज करती है, यानी कि पिल होता है जो फीमेल यूज करती है। और इस पिल को किसने बनाया है? इसको सीडीआरआई ने बनाया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, याद से, ठीक है। अच्छा, बेटर कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है, देखो, बर्थ कंट्रोल तो हो ही सकता है, अवेयरनेस फैला सकते हैं सेक्स रिलेटेड क्राइम के अगेंस्ट, है ना। फिर क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज, यानी कि कपल्स को जो करना है वो कर भी सकते हैं और फैमिली इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी इज नॉट देयर, है ना। फिर बेटर डिटेक्शन ऑफ द क्योर ऑफ एसटीडीज, देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी तो इंटरकोर्स की वजह से ही फैलता है ना, उसे भी प्रिवेंट हम लोग कर, हमारे पास अगर कॉन्ट्रासेप्शन हो तो हम लोग उसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल।
तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलता है, इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि पॉपुलेशन किस भयंकर लेवल पर बढ़ रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, 2 बिलियन था 19,000 में, 6 बिलियन हो गया वो 20,000 में, मतलब कि 2000, सॉरी माय बैड। फिर 7.2 बिलियन हो गया ये 2011 में। मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं, इसके बाद इंडियन पॉपुलेशन पे आते हैं, तुम्हें दिख ही रहा है ऑलरेडी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखो, 350 मिलियन तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही था। मिलियन समझते हो, 350 मिलियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे था। जब तक 2000 आया तब तक 1 बिलियन हो चुका है, और उसके बाद 1.2 बिलियन 2011 में। तो अभी सोचो अभी कितना होगा। अभी मैं बताऊं कितना होगा, 7.2 बिलियन अभी के रेट में इंडिया की अकेले की पॉपुलेशन है। इंडिया अकेले 2% लैंड लेता है वर्ल्ड का, और इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से आता है आज के डेट पे। बाद में जो जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगी वहां पे तुम्हें ये सारी चीजें पता चलेगी। इंडिया की डाइवर्सिटी टॉप नॉच लेवल पे है, और वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से आती है हमारे वर्ल्ड में। पता चल रहा है इंडिया की पॉपुलेशन किस लेवल की है। ये तो सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है, एनिमल की तो हमने गिनी ही नहीं अभी तक, है ना। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप बताओ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हुई कैसे। ये देखो यहाँ पे मैंने रीजंस भी लिख रखे हैं। डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी क्या है, डेथ रेट घट चुका है। अब अगर मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेगी, अगर डॉक्टर बनाओगे, नर्स बनाओगे, हैं, इतनी सारी चीजें बनाओगे, तो लोग तो मरेंगे कम। क्योंकि हमारा कर्ज क्या होता है हमारा, हम लोग नीट के बारे में क्यों सोचते हैं, हम लोग डॉक्टर बनने के बारे में क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमें लोगों को बचाना होता है। तो वही तो कर रहे हैं डॉक्टर्स, बचा ही तो रहे हैं। बचाने की वजह से डेथ रेट भी कम हो चुका है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके बाद अब माँ जो होती है वो बच्चों को जन्म देने के बाद मरना कम हो चुका है। पहले क्या होता था, फैसिलिटी कम रहता था, इसीलिए ना कुछ माँ विदाउट फैसिलिटी, यानी कि विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट फैसिलिटी के चलते कुछ माँ मर जाती थी बच्चे को जन्म देने के बाद ही। पर ये वाला केस यहाँ पे नहीं होता है ना। उसके बाद हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी पे आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, बच्चा जो है मेरा वो भी तो कम मर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स उसे बचा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने की वजह से ये तीन चीजें कम हो रही है, और ये तीन चीजें कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं 2011 का सेंसस रिपोर्ट देखूं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, लेस देन 2%। वाओ कोई कोई फर्क, क्या क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम सोचो आज के डेट पे 7.2 मिलियन है, तब के टाइम पे मैं 2011 की बात कर रही हूँ, कितना था हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कितना था, 1.2 बिलियन था, राइट। तो 1.2 बिलियन का अगर 2% घट भी गया तो कौन सा बड़ा कुछ घट गया। बोलते अगर 50% घट गया तो हाँ कंसर्निंग बात तो थी भाई, पर घट क्यों नहीं रहा था, वही ना मैंने बोला ना, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई इसीलिए घट नहीं रहा। ठीक है। तो उसके बाद आता है इंक्रीज पॉपुलेशन। इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, स्कैर्सिटी आ गई, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब की कमियां होने लगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है। और अगर प्रोडक्शन कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि लोगों को अपनी बेसिक नीड्स में टानाखींची चल रही है, बेसिक नीड्स पे टानाखींची चल रही है ना। यही तो इंक्रीज पॉपुलेशन का मतलब है। तो कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया, जैसे कि कपल्स को बर्थ कंट्रोल के बारे में गाइडेंस देना, है ना, पोस्टर्स लगाना, अडॉप्शन को प्रमोट करना कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होते तो तुम किसी और के बच्चे को अडॉप्ट करो, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने लगाई। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की, उन्होंने मैरिजेबल एज को फिक्स कर दिया। ठीक है, उन्होंने मैरिजेबल एज को फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियां शादी कर सकती है 18 साल के बाद, और लड़के शादी कर सकते हैं 21 साल के बाद। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है आज के इंडिया पे। सब कोई अपने अपने लिमिट्स क्रॉस करके जिसको जब मन कर रहा है शादी कर रहा है। ठीक है। वी हैव बीन सीन सम ऑफ देम, है ना, तुमने भी देखा हुआ है इंस्टाग्राम रील्स पे। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि क्यों मना किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी ना बेटा। शादी करने के बाद एक टाइम पे तुम्हें बच्चा लेना पड़ेगा, और बच्चा लेना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसीलिए क्या क्या चीजें सिखाई जाती थी, एक तो सिखाया जाता था कि बर्थ कंट्रोल करो, हम्म, और दूसरी चीज क्या सिखाई जाती थी कि तुम मैरिजेबल एज पे मैरिज करो ना, उससे पहले क्यों मैरिज करना है तुम्हें।
सारी सी बात थी, सही तो कह रहे थे वो लोग, है ना। और गवर्नमेंट की कौन सुनता है, गवर्नमेंट बिक चुका है। नहीं, ये ट्रेंडिंग डायलॉग था, मैंने वही बताया तुमको, गवर्नमेंट बिक चुका है। गवर्नमेंट बिक चुका है, किसी का तो ट्रेंडिंग डायलॉग था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या, किसी ने किया था ये, क्योंकि गवर्नमेंट कभी किसी को ये तो नहीं बता सकता कि तुम इतने ही सारे बच्चे करो वरना हम तुम्हें बच्चे अलाउड नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट को इतना हक नहीं है कि वो ऐसा कर सके। ठीक है। चाइना गवर्नमेंट ने किया है वो अलग बात है। पर हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि पीपल्स राइट इज पीपल्स राइट। हाउ मेनी चाइल्ड दे विल टेक, इट्स पीपल्स राइट। But they are trying to make them understand that population is increasing, resources will be less. So that is the reason. Please try to marry on the marriageable age. Please try to birth control by taking contraceptions, and please try to have childs by adoption also. ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पे। क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव, मैंने एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड दे दिया कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। साइंस वाला कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चाहिए। ठीक है। जो भी लेना चाहिए बिल्कुल जेन्युइन वाला लेना चाहिए। ठीक है। ये चीज मैं तो मानती हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या है, इजीली अवेलेबल। ऐसा ना हो कि पहाड़ों के किनारे से मिलता है ये कॉन्ट्रासेप्शन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए, हर फार्मेसी में मिलना चाहिए, इसीलिए इजीली अवेलेबल। उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव भी होना चाहिए, रिवर्सेबल भी होना चाहिए, है ना। इफेक्टिव और रिवर्सेबल होना चाहिए। और नो इंटरफेरेंस इन द सेक्सुअल ड्राइव, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव के टाइम पे कोई भी टाइप की डिस्टरबेंस, डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबलनेस और कोई भी टाइप की इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये सारे के सारे क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर है। अब देखो, कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है। नेचुरल होते हैं, ट्रेडिशनल बेरियर होते हैं, आईयूडीएस होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, इंजेक्टेबल एंड सर्जिकल मेथड। और मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ठीक है। ये वो पार्ट है जहां से एक क्वेश्चन तुम्हें हर साल नीट में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन वाले पार्ट को तो इग्नोर करने का तुम सोचना भी मत। ठीक है। आते हैं नेचुरल मेथड्स की ओर। तो हमारे पास तीन नेचुरल मेथड्स है। पहला नेचुरल मेथड्स है पीरियोडिक एब्सेंस टेस्ट। मैं पहले बता दूं, नेचुरल मेथड्स का मतलब है कि हम लोग एक्सटर्नल कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पीरियोडिकल एब्सेंसेस का मतलब है कि डेट इंटू डे 17 तक कोई भी टाइप का क्वाइटस या इंटरकोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो होता है ओव्यूलेशन टाइम, और ओव्यूलेशन टाइम के चलते उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, कपल्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कॉपुलेशन करने को, है ना, या तो क्वाइटस करने को। पर इससे कुछ खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि हर किसी को थोड़ी पता रहता है कि उनका डे 14 कौन सा है जब ओव्यूलेशन हो रही है। तो इसके ना बहुत ही हाई चांसेस होते हैं फेलियर होने के। ठीक है। तो इसीलिए इस मतलब उपाय को बिल्कुल ही मतलब नहीं, मतलब नकार देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कॉइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो सेक्सुअल ड्राइव के दौरान अपनी पेनिस को विड्रॉ कर लेता है टू प्रिवेंट द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था ना कि स्पर्म को वजाइना में मतलब स्पर्म को वजाइना पे ट्रांसफर करने को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंसेमिनेशन को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं, वजाइना से। ठीक है। तो इसमें भी हाई चांसेस ऑफ फेलियर रहते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान विड्रॉ कर भी लेता है फिर भी उसका एक प्री सेमिनल फ्लूइड आता है, और प्री सेमिनल फ्लूइड में भी स्पर्म रह जाता है। तो एनीवेज फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है, सो दिस इज अ हाई चांसेस ऑफ फेलियर। ठीक है। पर इसके बाद वाला जो है, जिसको हम लैक्टेशन एमेनोरिया कहते हैं, इसमें चांसेस इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है। लाइक ओके ओके चलेगा, ठीक है, इसे कर सकते हैं। ओके। क्या होता है इसमें कि लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो 6 महीने का होता है। लैक्टेशन पीरियड के चलते क्या होता है कि तुम्हारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो ही रहती है। यानी कि 9 महीने प्लस 6 महीने, मैंने पिछले दिन भी बोला था ये चीज, 9 महीने प्लस 6 महीने तुम्हारी जो लैक्टेशन पीरियड है वो, सॉरी, तुम्हारी जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो टोटली बंद है, 15 महीने से बंद रहेगी। अभी जो 6 मंथ्स वाला ड्यूरेशन है, जब बच्चे को अपनी माँ जो है वो लैक्टेट करेगी, उस टाइम पे अगर कोई भी कोइटस करता है
तो माँ फर्टिलाइज नहीं होगी क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब नहीं होता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस का लेवल जो होता है वो टोटली लैक्टेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है rather than the menstruation cycle, and that is the reason menstruation cycle doesn't occurs। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाला मेथड इज ओके, ये वाला मेथड चल सकता है पर फिर भी नहीं करना चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी मेडिकेशन या तो कोई भी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट यूज नहीं होता है, इसीलिए इसको नेचुरल बैरियर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मेथड में ओव्यूम एंड स्पर्म को एक दूसरे से मिलने से रोका जाता है। ठीक है, बिकॉज अगर वो दोनों मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो उनको मिलने से रोकना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे आइडियल जो यूज किया जाता है वो है कॉन्डम। कॉन्डम एक थिन रबर लैटेक्स होता है जो कि मेल भी पहन सकती है और फीमेल भी पहन सकती है। पहली बात तो है ये इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करता है, सेकंड बात है ये एसटीडी होने से रोकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं हो सकते अगर तुम कॉन्डम को एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हो। निरोध हमारे यहाँ पे इंडिया में एक पॉपुलर ब्रांड है ऑफ कॉन्डम। इट इज यूज टू प्रिवेंट द एसटीआई एंड एसटीडीज। ठीक है, इसके बाद आता है डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ये भी बैरियर ही होते हैं, पर ये कौन यूज करते हैं, ये मेनली फीमेल्स यूज करती है और इसे इंसर्ट किया जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इसे इंसर्ट किया जाता है, और इनको रीयूज भी कर सकते हो। और ये भी क्या करते हैं, ये भी तुम्हारी इंसेमिनेशन होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके साथ ही साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स भी तुम यूज कर सकते हो। इसे भी कॉन्ट्रासेप्शन इंक्रीज करने के लिए तुम आराम से यूज कर सकते हो, पर जनरली पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम prefer condom because that is easy to use and disposable also, है ना। रियूजेबल नहीं है पर डिस्पोजेबल। ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है यूज करना। ओके, तो ये सारे के सारे थे बैरियर मेथड के बारे में। अब मैं बात करने वाली आईयूडीएस, हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैंने बोला ना, कॉन्ट्रासेप्शन के बाद ऐसा एक सेक्शन आएगा जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है आईओडीएस। इसे बहुत ज्यादा इंडिया में प्रेफरेंस दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंडिया में प्रेफरेंस दिया जाता है इसको। ठीक है, तो मेनली ये जो डिवाइस होता है ये डॉक्टर द्वारा या तो एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है। तो इसमें से ना तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड आईओडीएस, जिसका एग्जांपल है लिपीज लूप। प्लीज इसे याद रखो, यहाँ से ऑलरेडी 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि नए नए पार्ट से दे रहा है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज इसे याद रखो। नॉन मेडिकेटेड आईयूपीडीएस अगर हुआ तो वो क्या होगा, लिपीज लूप होगा। कॉपर रिलीजिंग अगर हुआ तो सीयूटी होगा, CU7 होगा, मल्टीलोड 375 होगा। और अगर हार्मोन रिलीजिंग हो गया तो प्रोजेस्ट्रेट होगा या तो LNG20 होगा। प्लीज इसे याद रखना क्योंकि इसी से मतलब क्वेश्चन आता है, मेनली इसी इसी तीनों लाइन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आईयूडीएस क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है स्पर्म्स के अंदर विद इन द यूट्रस टू रिलीज एंड सप्रेस द स्पर्म मोटालिटी। क्योंकि स्पर्म मोटालिटी को अगर तुम सप्रेस कर दोगे तो क्या ही फायदा, अगर कोई इंसेमिनेट कर भी रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर और ये अगर सारे के सारे स्पर्म्स को मारने के लिए रेडी है, तो फर्टिलाइजेशन के चांस ही नहीं बचे, है ना। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बॉडी को इनसूटेबल किया जा रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, सिंपल सा मतलब है। तुम्हारी बॉडी को अनसूटेबल किया जा रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, सिंपल सा यही यही साफ साफ मतलब है इसका। ठीक है, तो साफ साफ मतलब तुम्हें समझ में आ ही गया, है ना। किसे क्या किया जा रहा है, बॉडी को आईओडीएस क्या कर रहा है, सप्रेस कर रही है स्पर्म मोटालिटी को, कॉपर रिलीज कर रही है ताकि फैगोसाइटोसिस हो जाए, स्पर्म्स का स्पर्म मोटालिटी डिक्रीज हो जाए। क्यों कर रही है, ताकि तुम्हारी बॉडी इम्प्लांटेशन करने लायक ना बचे। ठीक है, इसके बाद होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सी बात है, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो रही है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रहता है। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टॉप करने में, या तो मेनली फर्टिलाइजेशन होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ फीमेल्स यूज करती है, और इसे तुम लोग टैबलेट या तो मेडिसिन के तौर पे यूज कर सकते हो। और इसे हम लोग 21 दिन के लिए लेते हैं। हम सिर्फ उस वक्त नहीं लेते जब हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, पर अगर तुम्हें चाहिए कि हम, हाँ मुझे अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप करनी है, तो उस वक्त भी तुम ये पिल कंज्यूम कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम।
ठीक है। तो इसके ना बहुत ही लेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, पिल्स में ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट होता नहीं है। और सहेली हमारा सबसे फेमस पिल है, जो कि लखनऊ में बनाई गई थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये वंस अ वीक पिल है। क्या है? वंस अ वीक पिल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले नेक्स्ट ईयर, है ना? तो वंस अ वीक पिल है ये। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। आई होप सो। ठीक है, अगर तुम्हें समझ ना आए तो मुझे बताना, पर ये बहुत कहानी जैसी है, ये चैप्टर बहुत कहानी जैसी है, इसमें ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद इम्प्लांट्स आते हैं। इम्प्लांट्स भी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के डोजेस से ही बने होते हैं, पर ये ज्यादा लॉन्जिटिविटी मेंटेन करते हैं। यानी कि जितना तुम्हें पिल्स लॉन्जिटिविटी नहीं दे पाएगा, इम्प्लांट उससे कई गुना ज्यादा देगा। कभी कभी तो वो 4-5 महीने का कॉन्ट्रासेप्शन दे देता है, कभी कभी ऐसे भी इम्प्लांट्स है जो 4-5 साल का कॉन्ट्रासेप्शन दे देते हैं। तो वो लोग ना बहुत लॉन्जिटिविटी मेंटेन करते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरोएस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि विद इन 72 आवर्स ऑफ द कोइटस हैव बीन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सिंपल सी बात है, सपोज ऐसा हुआ कि अचानक से कोइटस हो गया, ठीक है, इसके बाद पैनिक नहीं करना चाहिए। इसके बाद तुम्हें सीधा सीधी इम्प्लांट्स लेना चाहिए या तो पिल्स लेना चाहिए। आईपिल बोलते हैं हम उसको, मैं तुम्हें बताती हूँ। आईपिल बोला जाता है इस पिल को, जिसको तुम लोग आफ्टर क्वार्टर्स भी ले सकते हो, ताकि इसकी वजह से क्या होता है ना कि फर्टिलाइजेशन वो किसी भी तरीके से होने से रोक देता है। ये पिल क्या करता है, अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करता है, और उसके साथ ही साथ वो फर्टिलाइजेशन होने से रोक देता है, इम्प्लांटेशन होने से रोक देता है। ठीक है, रोक देता है। तो इसे इमरजेंसी पिल्स के हिसाब से यूज किया जाता है। अब हम आते हैं स्टेरिलाइजेशन यानी कि सर्जिकल। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो मेल एंड फीमेल पे डिवाइड करते हैं। मेल के केस में वेसेक्टोमी की जाती है, फीमेल्स के केस में ट्यूबेक्टोमी की जाती है। वेसेक्टोमी में क्या होता है कि वास्ट डिफरेंस का थोड़ा बहुत पार्ट काट दिया जाता है। यस, यस बॉयज, यस। अगर तुम जब सर्जिकल मेथड्स फॉलो कर रहे हो, तब क्या होगा कि तुम्हारे वास्ट डिफरेंस का थोड़ा सा पार्ट काट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो स्पर्म ट्रैवल कर रही थी ना, कहाँ से ट्रैवल कर रही थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रैवल कर रही थी, तो वो वास्ट डिफरेंस पे जाके अटक जाएगा। वास्ट डिफरेंस पे जाके वो अटक जाएगा, वहां से वो आगे नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारे इजैकुलेशन करने पे भी स्पर्म्स नहीं बाहर आएंगे। शायद सेमिनल फ्लूइड आ भी सकता है, पर स्पर्म्स नहीं बाहर आएंगे। स्पर्म प्रोडक्शन तो होगा, पर स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फीमेल्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी को काट दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी किया जाता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। अब तुम अच्छे से याद करके देखो, फेलोपियन ट्यूब में एक पार्ट था एम्पुला इस्थमस। वो एम्पुला इस्थमस रीजन्स में क्या होता था? फर्टिलाइजेशन होता था। तो अगर तुम फेलोपियन ट्यूब का एक भी पार्ट काट देते हो, तो स्पर्म उस पार्ट तक आ ही नहीं पाएगा। और अगर जाइगोट बन गया है बाई चांस, तो वो भी इस पार्ट तक आ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होगी। इम्प्लांटेशन नहीं होगी, तुम कभी भी और प्रेग्नेंट नहीं बनोगे। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ये इरिवर्सिबल मेथड है, या तो बोल सकते हो इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर है, हो ही नहीं सकती है, ज्यादातर केस में होता ही नहीं है। तो इस बात को मद्देनजर रख के ही इस कॉन्ट्रासेप्शन को अप्लाई करना चाहिए। इसे सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन माना जाता है अबव ऑल द कॉन्ट्रासेप्शन ओवर देयर। ठीक है। तो अगर तुमसे कभी पूछा जाए एमसीक्यू में विच इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन, तो हमेशा स्टेरिलाइजेशन मेथड का टिक मार्क देके आना। ये तो वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी कुछ भी ऑप्शन में है तो वो टिक देके आना। ठीक है। ओके। इसके बाद आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अगर मैं साधा सीधे वर्ड्स में बोलूं, तो इसका मतलब है अबॉर्शन। ठीक है। तो अबॉर्शन क्यों किया जाता है? इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड इज डन। कभी कभी अनवांटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए किया जाता है। सपोज अनप्रोटेक्टेड या तो एक्सीडेंटल सेक्स हो गया, इसके लिए किया जाता है। या तो कभी कभी क्या किया जाता है, कभी कभी ये मैटरनल या तो चाइल्ड के यानी कि बच्चे के हेल्थ को सिक्योर करने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चाइल्ड का जो जान है वो खतरे में है, या तो अगर चाइल्ड जो बड़ा होगा, जो जन्म लेगा, उसको बहुत ही जिंदगी में डिजीजेस होंगी, बहुत ज्यादा पेन होगा, उसको लेके उसको जीना है। इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में उसके जन्म से पहले उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे नहीं मार दोगे तो वो मतलब क्या ही फायदा होगा, वो जन्म लेके भी तो वो सफर ही करेगा ना। तो कोई बच्चा सफर करेगा तो उसके पेरेंट्स को कितना दर्द होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई बात नहीं, रहने दो, उसको टर्मिनेट कर दो, उसकी अबॉर्शन करवा दो।
ऐसे केसेस में अबॉर्शन होता है। नियरली 40 to 50 मिलियन अबॉर्शन हमें हर साल देखने को मिलता है। उसमें से 1/5 तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी होती है इन अ ईयर। इंडिया ने एमटीपी को लीगल किया था। कब किया था? 1971 में किया था। पर बहुत सारे शर्त थे उसके ऊपर। इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। फीमेल फिटिसाइड्स में इसका यूज नहीं किया जा सकता। अगर तुम अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए भी तो मेडिकल टर्मिनेशन करवाने आ रहे हो, तभी भी तुम्हें अपने पेरेंट्स की कंसर्न लेके आनी पड़ेगी। समझ रहे हो कितना इंटेंस किया है उन्होंने, ताकि कोई भी इस मेडिकल टर्मिनेशन की मिसयूज ना कर पाए। ठीक है। एमटीपी क्यों किया जाता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी से राहत पाने के लिए, मैंने पहले ही बोला है ना। तो अगर बेबी सफर कर रहा है या तो माँ सफर कर रहा है, तभी भी हम लोग एमटीपी कर सकते हैं। अब बताओ एमटीपी सेफ कब है? ऑलमोस्ट 12 वीक्स तक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक वो सेफ है। पर सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 24 वीक्स अगर बीत जाए, तो इसके बाद टर्मिनेशन करवाना नहीं चाहिए। इससे माँ और बच्चे दोनों ही मर सकते हैं। ठीक है। सो दे आर अवॉइडेड विदाउट इमरजेंसी बिकॉज इट इज हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर मदर एंड चाइल्ड। ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के। एसटीआईज बोलते हैं इसको हम लोग, वेनरल डिजीज बोलते हैं या तो आरटीआई बोलते हैं। एक बार तो क्वेश्चन आ गया था पीवाईक्यू में, विच ऑफ दिस इज वेनरल डिजीज। आधे बच्चे ढूंढने को परेशान, वेनरल डिजीज क्या है? सिंपल, एसटीआई को ही वेनरल डिजीज कहा जाता है। तो तुम्हें ये भी समझ आ रहा है कि दूसरे दूसरे नाम को भी याद रखना है ना। तो एसटीडीज के क्या क्या टाइप है? बैक्टीरिया के अंदर गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लेमाइडियस होता है। ठीक है। वायरल के अंदर जेनिटल हर्पस, जेनिटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी होती है। और प्रोटोजोन्स के अंदर ट्राइकोमाइनस होता है। इनमें से अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी, इनमें से अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी, ये दोनों इन्फेक्टेड होते हैं पर्सन से, है ना, पर्सन से, और मदर टू फीटस से हो सकता है। पर कैसे होता है? इंजेक्शन नीडल वाया कभी कभी फैलता है, क्योंकि ये सिर्फ फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन होता है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आई एम सो सॉरी, मैं लिख दूंगी। पर ये एक्चुअली एचआईवी और हेपेटाइटिस भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन से होता है। तो इंजेक्शन नीडल से हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, और मदर टू बेबी से तो हो ही सकता है। अगर मदर को एड्स है, बेबी को हो सकता है। ठीक है। उसके साथ साथ अर्ली सिम्टम्स क्या क्या है? कैसे समझ में आएगा कि मुझे एचआईवी होने वाला है या तो कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने वाला है? तुम्हारा बहुत ज्यादा इचिंग होगा, स्पेशली जेनिटल ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा इचिंग होगा। तुम्हें फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, एक व्हाइट कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज होगा तुम्हारा। स्लाइट पेन होगा और बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगी, उस पार्ट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। और तुम बहुत ज्यादा पेन में रहोगे, तुम बहुत ज्यादा सफर करोगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फीमेल इन्फेक्टेड की, तो टाइमली चेक एंड डिटेक्शन करना चाहिए। क्योंकि ये क्या क्या हो सकता है, इससे क्या मतलब क्यों अवॉइड करना चाहिए सर? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, अबॉर्शन करना हो सकता है, स्टिल बर्थ को रखना हो सकता है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जा सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों को अर्ली डिटेक्शन नहीं करोगे तो इनमें से कोई एक चीज तुम्हें हो जाएगी, विच विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू, है ना। तो इसीलिए मना किया जाता है। उसके बाद आते हैं आरसीएच प्रोग्राम पे। मोस्ट प्रोन टू 15 to 24 ईयर्स। ये आरसीएच प्रोग्राम बहुत ज्यादा 15 to 24 ईयर्स के बच्चों में फैलता है, ज्यादा से ज्यादा। प्रिकॉशन क्या है? अवॉइड करो सेक्स, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करो, एंड ट्राई टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने की कोशिश करो जब भी तुमको एक्चुअली करना है उसको, है ना। तब जाके क्या होगा, ये स्टॉप होगा, ये स्टॉप हो जाएगा उस वक्त। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब है 2 इयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी मेरे कोई बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। ये हो गई इनफर्टिलिटी। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब है या तो फीमेल या तो मेल, किसी के अंदर कुछ तो कमी है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, फर्टिलाइजेशन सही मोमेंट में नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? फिजिकल हो सकती है, कॉन्जेनिटल डिजीज, फिजियोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकती है। पर ये हमेशा वुमेन्स की गलती नहीं होती है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कभी कभी मेल्स की भी होती है। तो ये स्टेरियोटिपिकल जो थिंकिंग है ना घर पे, जो बहुत सारे घर पे मैंने देखा है, सो सैड दैट द वाइफ्स आर ब्लेम्ड फॉर नॉट हैविंग चिल्ड्रन। तो ये सब चीजें बंद करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जिसको एआरटी बोलते हैं। देखो बेसिकली एआरटी के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने ये दो पार्ट्स लिखे हैं नहीं यहाँ पे ऐसे। एक पार्ट होता है इनविट्रो। इनविट्रो का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इसीलिए उसको इनविट्रो बोला जाता है। पर इन विवो के केस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होती है।
ठीक है। तो कैटेगरी में डिवाइड है वो दोनों। अब तुम बोलोगे टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? सिंपल, मैंने डोनर से स्पर्म लिया, डोनर से ओव्यूम लिया, उन दोनों को मैंने मिलाया टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसे स्टोर कर दिया और उसका जाइगोट फॉर्मेशन होने का वेट किया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इंसर्टेड इनसाइड द वुमेन्स बॉडी टू ग्रो। इसके बाद जब जाइगोट हो जाता है उसके बाद उसको इंसर्ट किया जाता है वुमेन की बॉडी में ताकि वो नॉर्मली एक बच्चे जैसा ग्रो कर जाए। ठीक है, उसके बाद देखो, दो स्ट्रेटेजी होते हैं जो कि इन विट्रो के कैटेगरी में पड़ते हैं। एक होता है ZIFT, जिफ्ट, और दूसरा होता है IUI। तो ZIFT का मतलब है जाइगोट ऑफ द अर्ली एम्ब्रायो। जब वो 8 ब्लास्टोमर तक बन जाता है तब उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, क्यों किया? ताकि तुम गलती ना करो। मैंने बोला ZIFT जो होता है वो जाइगोट या तो एम्ब्रायो को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, ओके। अगर IUI हो गया तो जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है अप टू 8 ब्लास्टोमर, उसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। IUI यानी कि यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है यूट्रस। तो IUI का मतलब क्या है? सिंपल, कि 8 ब्लास्टोमर्स तक कहाँ पे घुसाया जाता है? सिंपली यूट्रस में घुसाया जाता है। ठीक है, ये दोनों थे इन विट्रो के बारे में। ठीक है, अब मैं इन विवो के बारे में बताती हूँ। इन विवो का मतलब होता है कि इनसाइड द फीमेल्स बॉडी फर्टिलाइजेशन विल ऑकर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। तो GIFT पहले ही आता है। GIFT आज के डेट पे हमारे देश में तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, हमारे देश में बहुत कम होते हैं। तो फिर भी अगर GIFT बोलते हो तुम, GIFT का सिंपल सा मतलब है कि सपोज कोई ऐसी वुमेन है जो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं है, या तो उसका यूट्रस वीक है, या तो कुछ तो वीक है जिसकी वजह से ना वो अच्छे से कंसीव नहीं कर पा रही है। तो वो क्या करेगी? अपना ओव्यूम जो है वो डोनेट करेगी, अपना ओव्यूम वो डोनेट करेगी एक हेल्दी मतलब औरत को। और वो औरत क्या करेगी? ओव्यूम को भी रखेगी, स्पर्म को भी रखेगी, दोनों को रख के फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन उसके अंदर होगा, उस थर्ड पर्सन वाली औरत के अंदर होगा। समझ रहे हो ना GIFT का मतलब क्या है? कि तुम जो हो, तुम सपोज तुम प्राची हाँ सॉरी प्राची, मैं तुम्हारा एग्जांपल लिया। तो सपोज प्राची है इधर, ठीक है, प्राची और इधर प्रनल है। ठीक है, ये दोनों कपल्स हैं। ठीक है, फन हो रहा है। ठीक है कपल्स है। ठीक है, नाउ प्राची इज इनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। नाउ प्राची नीड्स हेल्प बिकॉज शी वांट्स अ बेबी। तो शी विल गो एंड अप्रोच राधा एंड शी विल टेल दैट मैं तो अनसुटेबल हूं ना। ठीक है, हाँ ये सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स है, पागल गई है, कमेंट में ढूंढ रहे राधा कौन है। इनको इन लोगों को क्लास से निकाल देना चाहिए कभी कभी। तो ठीक है, वो राधा के पास गए, राधा को बताया कि आई एम नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, कुड यू प्लीज हेल्प मी? राधा ने बोला कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। तो डॉक्टर ने क्या किया? प्राची का ओव्यूम लिया, प्रणल का स्पर्म लिया और उसे डाल दिया राधा के शरीर पे, और राधा के शरीर पे एक नॉर्मल बेबी जन्म लिया विथ प्राची एंड अर्नल्स प्रणल्स जीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? एग्जाम्पल से ही तुम लोगों को समझ में आता है, मैं क्या करूँ उसके बाद ये लोग राधा प्राची सबको ढूंढने लग रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम लोगों को, तुम लोग प्राची प्रणल को ढूंढने में बिजी हो। बहुत बंगाली में ना इसको बौखाटे बोलते हैं ना, बहुत बौखाटे बच्चा हो तुम लोग। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होता है? ICSI बोलते हैं इसको। इस केस में क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्टली ओव्यूम के अंदर घुसा दिया जाता है ताकि क्या हो सके? जाइगोट बन सके, और क्या। मतलब ओव्यूम का ज्यादा मतलब स्पर्म को ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है, स्पर्म को लो और ओव्यूम के अंदर इंजेक्ट कर दो। ये किया जाता है, ICSI बोलते हैं इसको। इससे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इससे? फर्टिलाइजेशन नहीं, मैंने ऐसे क्यों लिख दिया फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये क्या लिख दिया मैंने? अच्छा मैं इसको हटा दूंगी, ठीक है, इसको मत पढ़ना।
साइड में जो ब्रैकेट के साइड में जो लिखा हुआ है इसको मत पढ़ना। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं हो नहीं रहा है। शायद मैं हो रहा है लिखते हुए नॉट ऑकरिंग लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन क्या होता है, आईयूआई, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। ये तब किया जाता है जब मेल की जो स्पर्म काउंट है वो कम है, या तो मेल क्या है, इंसेमिनेट नहीं कर पाता। तब क्या जाता है, वो इंसेमिनेशन किया जाता है, स्पर्म को लिया जाता है और फीमेल्स की वजाइनल ट्रैक्ट पे छोड़ दिया जाता है, या तो सर्वाइकल ट्रैक्ट पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पर्म अपना काम खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड थे। अब ये जो आर्टिफिशियल मतलब ये जो एआरटी था, ये क्यों रिक्वायर्ड है? ये प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो रिक्वायरमेंट तो है भाई सबसे ज्यादा किसकी है, पैसे की। तो ये सारे प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। जीआईएफटी और सरोगेसी के बीच में डिफरेंस क्या है? वाओ, ऑसम, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर, क्या नाम है इसका, रुचिका, हाँ रुचिका, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रुचिका। वाओ वाओ वाओ, आई हैड forgotten this point. वाओ, थैंक यू सो मच रुचिका। हाँ, ये चीज तुम्हें जाननी चाहिए, सरोगेसी और जीआईएफटी के अंदर डिफरेंस कहाँ पे है। सरोगेसी के केस में क्या होता है, जो फीमेल की बॉडी है वो खुद ओव्यूम दे रही है, स्पर्म जो है वो सिर्फ मेल क्या कर रहा है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है। पर जीआईएफटी के केस में क्या होता है, जीआईएफटी के केस में वो कुछ नहीं करते, वो अपने बॉडी से कुछ नहीं देगी, वो सूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन है, वो अपनी बॉडी से कुछ नहीं देगी। वो उसकी जो वाइफ है वो अपना ओव्यूम देगी, और जो हस्बैंड है वो अपना स्पर्म देगा। पर सरोगेसी के केस में ये नहीं होता है, स्पर्म को दिया जाता है, और जो लड़की होती है जो बच्चे को कैरी कर रही है, वो अपना ओव्यूम खुद देती है। दिस इज द डिफरेंस, समझ में आ रहा है रुचिका? वाओ रुचिका, थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा। अच्छा, और एक क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक बार पूछा था कि मैम अगर ऐसा हो कि सपोज किसी ने रेप किया है कॉन्डम पहन के, तो हम रेपिस्ट को कैसे निकालेंगे? है ना, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन की नहीं, कमेंट्स में बताऊंगा। हाँ, है ना, गुड क्वेश्चन है ना, सोचने वाली क्वेश्चन है कि सच में भैया कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब भी कोई रेप होता है, ये एक जनरल नॉलेज है, पकड़ लो, ये जनरल नॉलेज है। जब भी कोई रेप होता है, तब उस बच्ची को एटलीस्ट 6 घंटा नहीं नहलाया जाता है, क्योंकि नहलाओगे तो उसका जो मतलब क्या हो सकता है ना, इंटरकोर्स के टाइम पे प्यूबिक हेयर्स रह जा सकते हैं, कोई स्पर्म सैंपल रह जा सकता है, स्किन सैंपल रह जा सकता है ना, ब्लड सैंपल रह जा सकता है। तो इन सब के चलते ना उसको नहीं नहलाया जाता, वो पार्ट नहीं वॉश करवाया जाता, क्योंकि वहां से ना क्या करते हैं, रिसर्च किया जाता है कि अगर वहां से रेपिस्ट का थोड़ा बहुत सैंपल मिल जाए तो काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, आई लाइक द क्वेश्चन, सो आई सेव्ड इट क्वेश्चन इन माय माइंड कि हाँ, जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगी। एंड थैंक यू रुचिका, क्या क्वेश्चन किया है तुमने, सो स्वीट। ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, तब जाकर बनते हो तुम तगड़े स्टूडेंट। हाँ, नाइस नाइस नाइस, आई लव द क्वेश्चन, थैंक यू रुचिका। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ पे थे, तो आर्टिफ ये जो एआरटी टेक्निक होती है इसमें क्या लगता है, सबसे पहले तो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो क्या तुम इतने पैसे देने को राजी हो? इससे अच्छा है, गवर्नमेंट क्या सजेस्ट करता है तुमको कि तुम अडॉप्शन कर लो, तुम अडॉप्शन कर लो, तुम ऑर्फेंड को करो या कोई डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन को, यानी कि किसी सिंगली, सपोज तुम किसी को जानते हो, उसका बच्चा अचानक से मतलब अनाथ हो गया है, तो तुम उसे भी ले सकते हो, है ना। गवर्नमेंट के अंडर कुछ मतलब फाइल्स को साइन करके तुम उसे भी रख सकते हो, और तुम ऑर्फेंड बच्चे को भी रख सकते हो, है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अडॉप्शन कर सकते हो, तो ऑल्टरनेटिवली तुम अडॉप्शन भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे लिए ये सारे के सारे टेक्निक्स बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इन टेक्निक्स में तुम्हारा बच्चा ना हो, तो इससे बच्चा अच्छा क्या है कि तुम मतलब अडॉप्शन कर लो, है ना, अडॉप्शन इज अ वेरी गुड पॉइंट, बहुत लोग अडॉप्शन करते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा सरोगेसी मैंने तुम्हें बता दिया, हाँ, क्योंकि रुचिका ने क्वेश्चन किया तो इसीलिए मैंने सरोगेसी भी बता दिया तुम्हें। हाँ, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खात्मा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खात्मा हो जाता है। एंड वाओ, हमने कितनी देर का किया, 54
क्या बात है। 54 मिनट्स का मैंने ये चैप्टर, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, 20 मिनट में लिपटा जाते। पर मैंने तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स ना बहुत तोड़ तोड़ के समझाए, तो इसीलिए टाइम बहुत लगा। ठीक है, तो आई होप तुमने वीडियो को एंजॉय किया, और आई होप तुमने इस वीडियो से पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से रिवीजन किया है मेरे साथ। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये क्लास पसंद आई है। और ये जो नोट्स है वो कहाँ से लेना है, देखो मेरे टेलीग्राम का जो लिंक होता है ना, वो हमेशा ऊपर लिखा रहता है, ये देखो मैं दिखाती हूँ। ये इसे नहीं भूलना है, अपना बायो सिस्टर यहीं पे मिलेगा तुम्हें। कुछ नहीं करो तो टेलीग्राम पे जाके अपना बायो सिस्टर सर्च करके ये वाली पीडीएफ निकाल लो, पर क्योंकि ये वाली पीडीएफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पीडीएफ को किसी भी तरीके से तुम्हें भूलना नहीं है। ये पीडीएफ तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बनाई हुई, पूरी प्योर एनसीईआरटी से बनाई हुई है। एक एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी हुई है, कोई फालतू की चीज नहीं लिखी हुई है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। और नेक्स्ट टाइम जब मैं पीडीएफ बनाऊंगी, तब मैं रुचिका का ये क्वेश्चन अटैच कर दूंगी कि जीआईएफटी और सरोगेसी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ओके। आज की क्लास मैंने बहुत एंजॉय किया, आई होप तुमने भी एंजॉय किया है। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाते रहो। एंड बहुत लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। हालांकि अलग बात है कि तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हुई है, कोई बात नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत मेहनत की है, और हम लोग 2025 क्रैक करेंगे ही करेंगे, ऐसा मोटिवेशन लेके चलो। सब कुछ होगा अगर तुम उस कैपेसिटी को होल्ड करते हो करने के लिए। है ना, मैंने पिछले क्लास में दिखाया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत ही फेमस एक डायलॉग है ना। तो क्या करना है, कैपेसिटी रखना है इधर, दिल में कैपेसिटी रखना है कि हमको एमबीबीएस करना है, हमको पाना है एमबीबीएस, तो एमबीबीएस हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। और आज के लिए बाय बाय।